जिसमें निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर को चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो पहला प्रश्न हमारे पास में इसमें है, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, तो पहला प्रश्न इसमें है एक आयत। तो ये हमारे पास में एक आयत हो गया और के सभी अंतःकोण मतलब जो इसके अंदर बन रहे हैं, एक कोण आपके पास में ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा कोण आपके पास में ये बन रहा है। तो सभी कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो 90 × 4, तो 90 × 4 का मतलब हो गया 400, 4 9 36, तो 360 अंश। तो 41 का जो है पहला विकल्प सही होगा, जो कि 360 अंश का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास में एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें कि हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें दी गई है बच्चों की संख्या, और जो ये वर्टिकल लाइन है, इसमें परिवारों की संख्या दी गई है। तो जब इन्होंने गणना की तो जो 5 परिवार हैं, तो 5 परिवारों में 4 बच्चे हैं, 20 परिवारों में हमारे पास में 1 बच्चा है, 30 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे 2 बच्चे हैं, और 35 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे 3 बच्चे हैं। तो अब उसने ये कहा है कि ऐसे परिवार जहाँ बच्चों की संख्या नहीं है। तो देखो, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास में 10 आपके पास में परिवार ऐसे हैं, 15 परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं, 25 परिवार हैं ऐसे जहाँ बच्चे नहीं हैं। फिर ऊपर अगर 40 और 45 पर चलते हैं तो इनको भी देखते हैं, यहाँ भी कोई बच्चे नहीं है। लेकिन जब उसने ये कहा है कि जब उसने गणना की है वो केवल 115 परिवारों की है, तो 115 परिवारों के लिए हमारे पास में 5 से लेकर 35 तक जब हम जोड़ते हैं तो आपके पास में हो जाते हैं 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5। जब इनको ऐड कर रहे हैं हम तो 5, 5, 10, 10 और 5, 15, 15 और 5, 20, ये हमारे पास में आ गया। फिर 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8 और 6 आपके पास में हो गया 14। तो 140, लेकिन गणना कर रखी है उसने 115 परिवारों की। तो उसमें से अगर हम 25 को हटा दें, तो 140 - 25 कर दें, तो हमारे पास में क्या आता है कि 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया, ये हमारे पास में आया 3 में से 2 गया 1, और 1 की 1, तो 115 परिवार अगर हम 25 को हटा दें, तो ये 115 परिवारों की गणना की। तो अब उसमें से अब हमारे पास में नीचे 10 और 15 है, 2 हमारे पास में हो गए, तो टोटल हमारे पास में आ रहे हैं 10 और 15 को जोड़ के 25। तो 25 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। तो देखते हैं क्या हमारे पास में ऐसा ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही, हमारे पास में 25 परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये हमारे पास में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 43, एक संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण की बात कहें तो एक वृत्त हमारे पास में हो गया। एक वृत्त को अगर 4 भागों में हम बांट दें, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 4 समकोण आपके पास में बनते हैं। तो एक संपूर्ण कोण का मान 4 समकोण के बराबर होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम जब बात करते हैं तो उसने कहा कि एक पंचभुज, पंचभुज मतलब जिसमें 5 भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज है। इसका परिमाप जो है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर है। किसका? 5 भुजाओं का परिमाप। तो परिमाप हमारे पास में है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग, यानी कि 4 भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग आपके पास में कितना है? 63। तो 4 भुजाओं का परिमाप हो गया भाई ये। तो 5वीं भुजा की लंबाई क्या है? तो 80 में से 63 को कम कर देंगे, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ रहा आपके पास 7, 7 में से 6 गया 1, तो 17 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25, यानी कि 500 का 3/25 हम निकाल देते हैं। तो 3/25 निकाला तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 0 0, और 20 गुणा 3 यानी कि 20 3 60। तो ये हमारे पास में आया 20 3 60 हमारे पास में आ गया। इतने अंडे टूट गए थे, तो 500 में से 60 अंडे हमारे पास में टूट गए हैं। तो हमारे पास में कितना बच गया भाई? 10 में से 6 गया, ये हमारे पास में 60 अंडे टूट गए हैं, तो 0 में से 0 0, 10 में से 6 गया हमारे पास में 4, और ये हमारे पास में रह गया 4। तो 440 अंडे हमारे पास में बचे।
उसमें से कुल अंडों का 1/5। तो कुल अंडे हमारे पास में 500 हैं। 500 का 1/5, 500 का 1/5 मतलब 5 का भाग इसमें दे दिया तो 100। तो हमारे पास में 100 अंडे आ गए भाई। तो मेहमानों के लिए रखना है तो 100 अंडे हमने मेहमानों के लिए रख दिए। तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या निकालनी है। तो 440 में से आपने 100 घटा देना है तो 340 आपके पास में इसका सही रिजल्ट है, यानी कि 45 का सी आंसर आपके पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम चलते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में क्या कहता है। एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी। 200 रुपये की एक घड़ी खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास में हो गया ₹200, और उसे 40 रुपये के लाभ पर बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट आपके पास में हो गया 40 रुपये का। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य निकालो, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। अगर आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला नहीं आता है तो भाई जर्नल फॉर्मूला आपको आता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास में होता है। तो भाई प्रॉफिट की जगह पर अगर प्रॉफिट रख दें तो 40 बराबर सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है माइनस सीपी हमारे पास में 200 है। तो भाई सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो सीपी यहाँ -200 है, इधर जाके +200 हो जाएगा। 200 + 40 240, तो 240 आपके पास में एसपी आ गया। तो 240 हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में 47। वो ये कहता है कि एक विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे। ठीक है जी, 1500 रुपये के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान तक लाने के लिए 100 रुपये उन्होंने खर्च किए। तो 100 रुपये ये खर्च कर दिए। तो भैया कुल उसने कितना खर्च कर दिया, इसमें 0 0 5 और 1 6 और 1600 रुपया। तो ये 1600 रुपया बन जाएगा उसका कॉस्ट। बढ़ते हैं जब तो उसके बाद हमारे पास में क्या होता है कि 1600 रुपये में तो उसने उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास में हो गया 1600 रुपया, और यह सेब उसने कुल 2236 में बेच दिए। सेलिंग प्राइस हो गई 2236 रुपया। तो कितना लाभ अर्जित किया, तो यानी कि प्रॉफिट आपने निकालना है। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास में होता है। तो भाई सेलिंग प्राइस हमारे पास में क्या है 2236, और 2236 में से आपने 1600 को घटा दिया तो आपके पास में क्या रिजल्ट आया 6 3, 12 में से 6 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, तो 636 रुपये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। तो बी आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या, यानी कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आपने संख्या बतानी क्या है। ओके आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो आपके पास में है 5 8 3 9 4, ये पॉजिटिव है। 86 और 86 दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो 6 और 6 12 है, 8 8 16 और 1 17, यानी कि 172 आ गया। तो 172 को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया, तो आपके पास में क्योंकि 172 माइनस वाले आए, -86 था -86 था, दोनों जोड़ के आपने -172 बता दिया। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 घटा दिया भाई आपने, तो 9 में से 7 घटाया तो 2 आपके पास में आ गया। 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आपके पास में आ गया। अब ये रहा 8 और ये रहा 5, तो ये आपके पास में आ गया। अब अगर 86 से, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या बन गई 58,222 बराबर, ये आपके पास में निकालनी है इंटू 86। इस संख्या को निकालना है, इसके साथ 86 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो 86 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। दूसरा एक और आसान सा तरीका है कि आपको यूनिट प्लेस में लाना है भाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आपके पास में है 58222, यूनिट प्लेस में आपने 2 लेके आना है। तो 6 को किस नंबर से मल्टीपल किया जाए कि यूनिट प्लेस में 2 आ जाए। तो भैया देखो 6 को अगर 7 से मल्टीपल करते हैं तो 6 7 सा 42, तो यूनिट प्लेस आपके पास में 2 आ गई भाई। अगर इस 6 से 8 को मल्टीपल करते हैं तो 6 8 48, यूनिट प्लेस में आपके पास में 8 आएगा। इससे 6 से अगर 1 को मल्टीपल करते हैं तो 6 1 जा 6, यूनिट प्लेस में 6 आपके पास में आएगा। और 6 से अगर इसकी यूनिट प्लेस को मल्टीपल करते हैं तो 6 0 0 आपके पास में आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने भाग देंगे तो 677, ये आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा। तो 48 का आपके पास में हो गया ए। ओके, क्वेश्चन नंबर
49 पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है। तो भाई प्रातः 10:45 से 12 बजे तक का हमको समय निकाल देना है। तो 12 बजे को मैं लिख सकता हूँ 11:60 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा घटाने के लिए आसान हो जाएगा। इसमें से 10:45 को मैंने घटा दिया, क्योंकि मैं समय निकाल रहा हूँ 10:45 से 12 बजे तक का। तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे आपके पास में 1 रहा, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। तो 1 घंटा 15 मिनट ये आपके पास में 10:45 से लेकर 12 बजे तक का समय हो गया। साढ़े 3:30 पर जयपुर पहुंच जाती है। तो भाई 3:30 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 3:30 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 5 और 0 5, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, तो 4 घंटा 45 मिनट। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास में ये कहता है कि 999/1000 का दशमलव रूप क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई 3 जीरो वाले से ये गुणा हो रहा है। तो भाई आपने 999 इसको लिख दिया, और 3 जीरो वाले से जब भाग हो रहा है तो भाग होते समय दशमलव जो है राइट से लेफ्ट की ओर को शिफ्ट होता है, जितने उसमें ज़ीरो हैं। तो 3 जीरो है तो 3 स्थान शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास में पॉइंट लग जाएगा। तो आपके पास में विकल्प सी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके पास में है 0.238 भिन्न के रूप में लिखिए। तो भाई 0.238 को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 238/1 के साथ में दशमलव के बाद जितने राइट हैंड साइड को अंक हैं उतने डिजिट आपने 0 बढ़ा दिया। ये हो गया भाई। 2 से ये नंबर बहुत आसानी से कट जाएगा। 2 पंजे 10, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 से इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हासिल रहा, 1 शेष बच गया और 18 हो गया। 2 नंबर 18, 119/500 कहीं दिख रहा है? यस, ए, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये हमारे पास में है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर क्या प्राप्त होता है? ओके, यहाँ से शुरू करते हैं भाई। 1 मीटर बराबर हमारे पास में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब कह रहा है कि मीटर स्क्वायर बनाओ। तो मीटर स्क्वायर बनाते हैं तो इसका वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग किया तो मीटर स्क्वायर, बराबर 100 का वर्ग किया तो 100 गुणा 100, और सेंटीमीटर का वर्ग किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ रहने दो, इसके साथ बचा क्या 100, ये गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप जानते हैं कि 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? यस, 0.01 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया है। तो सबसे पहले भागु जोक नियम इसमें लगेगा। तो भाग होगा 3/2, और इसमें तो गुणा में बदल जाता है तो 2/3 हो जाएगा, गुणा 2 धन 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये तो बच गया भाई 1। अब बचा हमारे पास में 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 बराबर 2 धन 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2। तो 7/2 इसका ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये आपके पास में हो गया। डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखते हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पॉइंट आपके पास में लग जाएगा। सॉरी, हाँ यस, यहाँ पर आपके पास में पॉइंट लग जाएगा। तो 0.001 मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये 54 क्वेश्चन आपके पास में हो गए। 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास में है इनका गुणनफल यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करना है। 2 3 जा 6 हमारे पास में हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो 3, तो 1 2 3 और पॉइंट।
तो 0.006 ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपके पास में सही इसका ऑप्शन होगा। ओके, 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल कीजिए। तो 64 के फैक्टर करते हैं, तो 64 का पहला फैक्टर 1 इंटू 64 आपको बता रखा है, इस तरीके से करना है। फिर 2 से करते हैं, तो 2 से भाई भाग दे दो 64 में, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 32 आ गया। फिर 3 से देखते हैं, तो 6 और 4 10 होता है, तो 3 का तो जाएगा नहीं। फिर 4 से देखते हैं, तो 4 का 64 में देते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बच गया और 4 छक्का 24, यानी कि 16 आ गया। फिर उसके बाद 5 का देखते हैं, तो 5 से तो भाई इसमें भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है, होना चाहिए था 0 और 5। फिर 6 से देखते हैं, तो 6 के पहाड़े में 2 और 3 दोनों से होना चाहिए था, 2 से तो हो जा रहा है, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा, क्योंकि 6 4 10 हो रहा है। ओके, 6 के बाद आए हम 7 में, तो 7 नम्मा 63 होता है, और ये एकदम 63 के बाद वाली संख्या तो होगा नहीं भैया। फिर 8 में आते हैं, तो 8 8 64, ये आपके पास में हो गया। 9 की टेबल में 9 7 63। फिर 10 की टेबल में भैया तो 60 आता है, 60 के बाद 70 आता है। 11 की टेबल में 66 आएगा, तो उससे पहले आपके पास में 55 होगा। 12 की टेबल में 12 3 36, 12 चक्को 48, 12 पंजे 60 आ गया है, तो 60 के बाद नेक्स्ट आपके पास 72 है। फिर 13 की टेबल में आए, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चक्को 52 और 13 पंजे 65, एक ज़्यादा हो जा रहा है भाई इससे। 14 की टेबल में आते हैं, तो 14 चक्को 56, 14 पंजे 70, और 15 की टेबल में आते हैं, तो 15 चक्को 60, अगला आपके पास में आएगा 75। फिर 16 की टेबल में आते हैं, 16 चक्को 64, तो 16 चक्को 64 मतलब ये संख्या रिपीट कर रही है, 4 गुणा 16 लिखो या 16 गुणा 4 लिखो, जहाँ पे रिपीट कर रही वहीं पे हमने छोड़ देना है। ओके, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हमारे पास में, तो उनको हम सर्कल कर लेते हैं भाई। इसके फैक्टर्स हमारे पास में क्या क्या आए हैं, तो फैक्टर्स हमारे पास में है 1 2 4 8, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लेना है, 16 32 और 64, इन सबको हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करते हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 6 21, 21 और 2 आपके पास 23, 23 और 4 27 की 7 हासिल रहा 2, 6 2 8, 8 3 11 और 1 12 है, 127। यस, 127 यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो 64 के जो गुणनखंड आए 1 2 4 8 16 32 और 64 आए, इनका जब योग आपने किया, इनका जोड़ किया, तो 127 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपने बताना है, यानी कि HCF निकालना है किसका, 20 और 30 का। तो 20 का भाग 30 में दिया, तो 20 कम 20, 30 में से 20 घटा दिया, तो 10 आपके पास में आ गया। फिर 10 से आपने 20 में भाग दे दिया, तो 10 दूनी 20, भाग 10 से पूरी पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब HCF हो गया भाई इनका 10। ओके, ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आपके पास में आ गया कि ये आपके पास में इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 10 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 हमारे पास में है, निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। ओके, 6 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ 6.082, फिर है 60.82, तो नेक्स्ट इसको बनाने के लिए 0 लिख देता हूँ। फिर 608.2 है, तो 0.200, और फिर आपके पास में ओके, इतना हमने जोड़ना है, इतने को हम पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इनमें आपके पास में प्लस का साइन है। तो जोड़ दिया भैया, तो 2 आया, 8 और 2 10 की 0 हासिल रहा 1, 8 और 1 9, 9 2 11 की 1 हासिल रहा 1, 8 और 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल रहा 1, 6 और 1 7 और 6, तो 675.102। इसमें से 675.102 में से हमको घटा देना है 0.6082, ये हमने घटाया। तो भाई इसके ऊपर हमने 0 बढ़ा दिया, तो 10 में से 2 गया 8, 1 रहा, 11 में से 8 गया 3, ये रहा 9, और ये रहा आपके पास 10 में से 6 गया 4, ये रहा 4, ये 7 और ये 6, 674।
सभी दो तो 674 वाले दिख रहे हैं। 0.4938 बी में दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 58 का आपका बी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 और 11 के मध्य। ओके, 1 और 11 के मध्य, मध्य मतलब बीच में, तो इसका मतलब ना तो 1 आएगा और ना ही 11 आएगा, इनके बीच की सब आएंगी। क्या? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है भैया? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 होती है। तो 11 लेना नहीं है क्योंकि मध्य पूछ रहा है, मध्य मतलब बीच होता है। तो 2, 3, 5, 7 और ये हो गई 4 आपके पास में, तो 4 आपके पास में दिखाई दे रहा है बी। तो 59 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 69,999 को 999 से आपने मल्टीपल करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद में आपके पास में सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि गुणा आप सभी लोगों को आता है। तो ये होगा आपके पास में 9989,001। तो ये आपके पास में जवाहर नवोदय में पूछे गए प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जैसे हमारे आंसर आए हैं उन्हीं आंसर्स के मुताबिक इन क्वेश्चंस को हल किया होगा, और आपने आंसर्स आप लोगों ने मिला लिए होंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोग।